उनका सम्मान कर पाएं और एक बार फिर से सेशन की शुरुआत हम कर पाएं। तो प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे युवा चेहरे, युवा मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जब किसी युवा के हाथ में बागडोर होती है तो वो एनर्जी, वो जोश जो है एक अलग तरीके का जोश होता है, एक अलग तरीके का उत्साह होता है। और वही जोश यहाँ पर उत्तराखंड के काम में भी लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, प्लीज सर आप मंच पर आएगा ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर पाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप कीजिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इसके साथ ही मैं हमारे सीबीयू सर को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। अभय ओझा सर को प्लीज मंच पर आएगा। हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी प्लीज आप भी मंच पर आएगा और स्वागत कीजिएगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कीमती समय देने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेश के मुखिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। प्रदेश के मुखिया से तमाम सवालात इसी मन से हम करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे प्रदेश की रफ्तार जो है विकास की वो किस गति में आगे बढ़ रही है और कैसे आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अभय सर आपका। सर मैं चाहूंगी आप प्लीज मंच पर आइए, रमेश चंद्रा सर, क्योंकि ये सेशन हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम सवालात होंगे यहाँ पर। सर प्लीज सीट लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी अनुज को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि इस सेशन की शुरुआत हम कर पाए, क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया हमारे बीच मौजूद हैं। तो प्रदेश के मुखिया से तीखे सवाल भी होंगे और ये जानने की कोशिश भी होगी कि किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने की गति में काम किया जा रहा है। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मुख्यमंत्री साहब जी, आप हमारे कार्यक्रम बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड कॉन्क्लेव में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रोग्राम का नाम है बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड, तो हम उत्तराखंड की बात करेंगे, न्यू उत्तराखंड की बात करेंगे, युवा नेतृत्व की बात करेंगे, आपकी एनर्जी की बात करेंगे, आपके सपनों की बात करेंगे और उत्तराखंड की आकांक्षा की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, एक आम धारणा है या कई लोग आजकल ये कह रहे हैं कि धामी जी फ्लावर भी हैं, धामी जी फायर भी हैं, धाकर धामी जी हैं। आप खुद को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके पूरे चैनल का धन्यवाद और जितने भी श्रोतागण सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा। और लंबे समय से जो ये चलता था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, फिर दूसरा चुनाव होता है, दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, फिर चुनाव आता है, फिर सरकार बदल जाती है, फिर सरकार बदल जाती है। इस बार पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा है और नया इतिहास बना, फिर से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला है और मेरा यही प्रयास है कि फायर, फ्लावर, ये जो भी उपाधि आप दे रहे हैं इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का पूरे प्राण प्रण से हम सेवा करें, उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों तक जाएं, ऐसे स्थान जहाँ पर सरकार नहीं पहुँची है, शासन नहीं पहुँचा है, हमारा ये प्रशासन नहीं पहुँचा है, वहाँ तक हम पहुँचें। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब से काम करना प्रारंभ किया, तब से लेकर वो लगातार उस काम को कर रहे हैं और हम उन्हीं के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारे नेता भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, तो उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि साल 2022 में एक करिश्मा हुआ, बीजेपी और आपके नेतृत्व में उस करिश्मा को आपने किया। जो एक परंपरा थी सरकार बदलने की, उस परंपरा को आपने तोड़ा, उस मिथ को आपने तोड़ा।
साल 2022 तो चल रहा है, लेकिन अब आगे साल 2024 की अग्नि परीक्षा आपके सामने है। वहाँ मोदी का मैजिक चलेगा या मुख्यमंत्री धामी साहब अपने किए गए कामों के आधार पे भी वोट मांगेंगे? देखिए, अभी लंबा कालखंड हो गया, 8 साल पूरे हो गए, 9 साल का कालखंड भी लगभग आधे पर पहुंच गया है। जब से देश में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने हैं, तब से कोई चुनाव ऐसा नहीं है, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में मोदी जी केंद्र बिंदु होते हैं। और हम सब लोग, चूंकि हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां मोदी जी का दूरगामी दूरदर्शी नेतृत्व है और विश्वव्यापी, आज पूरा विश्व उनको जो है एक नेता के रूप में मान्यता है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से वो एक हैं। तो ऐसे में जहां उनका नेतृत्व है और हमारी सरकार काम तो कर ही रही है, जनता के साथ चलकर, जनता के सहयोगी के रूप में, जनता के साझीदार के रूप में हम काम को भी बढ़ा रहे हैं और मोदी जी का नेतृत्व है। आपने अपने काम के बारे में बताया, अभी कुछ दिन पहले ही आपने 100 दिन पूरे किए हैं, तो क्या आज आप हमारे मंच से आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं? ये बीजेपी की गवर्नमेंट में या दूसरे सरकार भी आजकल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो रही है कि जनता के प्रति जवाबदारी कहीं न कहीं दिख रही है। आपने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। हम इस मंच से ये जानना चाहते हैं कि पिछले 100 दिन के अंदर 3 महत्वपूर्ण काम जो आपने किए और आने वाले 100 दिन में या आने वाले महीनों में 3 महत्वपूर्ण काम जो आप करना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो चूंकि 100 दिनों का कालखंड बहुत छोटा होता है, 100 दिनों का कालखंड हमने अपने समर्पण और प्रयास के नाम किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि 100 दिनों में जो हमने पहला संकल्प लिया था उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने, कि हम उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता को लाएंगे। और नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहला फैसला लिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और हमने उसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है। वो कमेटी अपनी मीटिंगें कर रही है, लगातार मीटिंग कर रही है, ड्राफ्ट बना रही है और जल्दी ही जनता के सुझाव भी लेगी, हितधारकों से बात करेगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जो है देश के अंदर जिस प्रकार से देश को खोखला करने का काम किया है देश की आज़ादी के 75 सालों में, उस पर सबको जो है एक मुहिम के तहत एकजुट होकर, संगठित होकर उसके खिलाफ खड़ा होने की आवश्यकता है। तो उस दिशा में हमारा राज्य भी आगे बढ़ा है। हमने इस बार नई सरकार के गठन होते ही 1064 नंबर को लॉन्च किया था उत्तराखंड की विजिलेंस ने, कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अगर उसको कोई रिश्वत मांगी जा रही है, कोई घूस मांगी जा रही है, कोई काम में जो है लेने देने की बात हो रही है, तो वो उस पर फ़ोन पर बता सकता है और बताने वाले का जो नाम है वह भी गोपनीय रखा जाएगा। वो बताया नहीं जाएगा, लेकिन कार्रवाई ठोस होगी। इसमें कई कार्रवाइयाँ हुई हैं अभी तक और लगभग कई सारे मामलों में जेल की सलाखों के पीछे भ्रष्टाचारी आ गए हैं और कई लोग अभी सर्विलांस में हैं। इसको हम और प्रभावी बना रहे हैं। इसके अलावा हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को सरल किया जाए। उत्तराखंड के अंदर एक कार्य संस्कृति जो काम को लेकर है उसको विकसित किया जाए। उस दिशा में हमने सचिवालय को एक दिन के लिए 9 मीटिंग स्टे कर दिया है कि अब सोमवार के दिन सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी। उत्तराखंड के जितने भी हमारे कार्यालय हैं, डीएम के कार्यालय हैं, अन्य कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों पर हमने कहा है 10 से लेकर 12 बजे तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 से लेकर 1 बजे तक वहाँ पर अधिकारीगण अपने कार्यालयों में पाए जाएंगे। जो जनता का
जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। ऐसे अनेकों अनेकों कार्य हम लोगों ने किए हैं। चूँकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, हमारा नाम हो हर क्षेत्र में। और आज भी अभी हम लोगों ने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, उसमें हमने एक लक्ष्य लिया है कि अगले 5 सालों में हम अपना ग्रोथ रेट GDP को दुगना करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर नए नए अवसर तलाशने के लिए हमने 6000 एकड़ का अभी लैंड बैंक हमने यहाँ पर तैयार किया है। और मैं सभी जो हमारे देश के बड़े उद्योग घराने हैं, उद्योग समूह हैं, उन सभी से हमने संवाद किया है। सबको हमने आमंत्रित किया है कि उत्तराखंड के अंदर आइए, उत्तराखंड के अंदर अपना उद्योग स्थापित करिए। और एकल खिड़की व्यवस्था है उसको और व्यवहारिक रूप से हम धरातल पर उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको आसान कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को आने में, जाने में, यहाँ काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उनकी सहूलियत के हिसाब से हम उद्योगों में जो अमेंडमेंट करना है, नई उद्योग नीति लानी है, उद्योगों में जिस प्रकार की भी हम सरलीकरण कर सकते हैं उस सरलीकरण कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को किया है। ऐसे भारत सरकार से भी हमने मांग की है अभी कि जो हमारे हाइड्रो के प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर चलते हैं उन पर कहीं पर रोक लग जाती है। वन पर्यावरण मंत्रालय की उसमें NOC नहीं मिल पाती है। अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में माननीय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने ये विषय रखा है। इसके साथ साथ चूँकि पूरे देश के लिए एक समान प्रकार की स्कीमें देश के अंदर चलती है और भारत सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है थिंक टैंक जिसको कहते हैं नीति आयोग, उस नीति आयोग में भी मैंने रखा कि चूँकि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ हमारे यहाँ गंगा यमुना जैसी नदियों का हमारे यहाँ उद्गम है, संगम हमारे यहाँ से निकलती हैं, इसके साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को हमारे यहाँ का सिस्टम चलाता है। चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखें, चाहे हम वनों की दृष्टि से देखें, चाहे हम ऑक्सीजन को लेकर देखें, हर क्षेत्र में। तो जब हम इतने बड़े सिस्टम को चलाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी रूप में हमको जो है, जब हम उन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक हमारे स्रोत हैं, उनका उपयोग हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं हो पाता। हम तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए करते हैं, इसलिए हमको कहीं ना कहीं उनको उसका कहीं ना कहीं भागीदार हमको उसमें भी बनाया जाना चाहिए जहां हम देश को जो है इतनी चीज़ें दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने वहाँ पर रखी हैं। और फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जनसंख्या 1,25,00,000 है और हमको जो है लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग पूरे साल भर के अंदर उत्तराखंड के अंदर उनका आवागमन रहता है। तो सब मिला के 7.25 करोड़ से भी ऊपर हम चले जाते हैं। इसलिए जो हमारी सुविधाएं हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी अवस्थापनाएं हैं, हमारा जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हमारा जो है 1.25 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन हमको वहन करना पड़ता है 7.25 करोड़। तो हमने भारत सरकार से, नीति आयोग से इसमें भी अनुरोध किया है कि इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। और उत्तराखंड जैसे राज्य, अन्य जो हिमालयी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वहाँ के कार्यक्रम बनने चाहिए, वहाँ के लिए नीतियाँ बननी चाहिए। धामी जी, आप जहां जाते हैं वहां पर युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगते हैं और आप युवा नज़रिए से प्रदेश को नंबर 1 बनाने की कोशिश में लगे, जिसका आपने जिक्र किया है। जब मैंने आपका एक ट्वीट देखा, उसमें आपने ट्वीट किया था कि आपके एक वोट ने क्या बदला। तो कुछ बदला है उत्तराखंड की जनता के लिए उस एक वोट से? क्या कहा? उत्तराखंड की जनता ने एक वोट किया है, उस वोट करने से क्या बदला है, क्या सुविधा मिली? उत्तराखंड की जनता ने निश्चित रूप से जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों पर, उनके विजन पर, उत्तराखंड के अंदर जो आज 4 धाम रोडें बन रही हैं, बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। धरातल पर कुछ बीच में रुकावट भी थी माननीय न्यायालय के कारण से, वहाँ भी हमने ठोस पैरवी करी और उस ठोस पैरवी के कारण अब तेज़ी से वहाँ काम शुरू हुए हैं। तेज़ी से आज केदारपुरी का निर्माण कार्य चल रहा है, तेज़ी से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। मानसखंड कॉरिडोर योजना, उस योजना पर काम शुरू हो गया है। रेलवे की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, उसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसके साथ साथ आज हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी
अभी मैं कल ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला था, तो पिथौरागढ़ हो, चिन्यालीसौड़ का हमारा हवाई अड्डा हो, या गौचर का हो, या देहरादून का या पंतनगर का हो, दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कवायद हम लोग कर रहे हैं। तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड एक नव उत्तराखंड के रूप में, एक बोर्ड जो उत्तराखंड की जनता का है, उसने हम लोगों को एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। एक नई ऊर्जा की, देखिए ये लोगों में भी विश्वास बढ़ा है, और जो मोदी जी को एक चेहरे के रूप में पूरा देश स्वीकार रहा है, उत्तराखंड की जनता ने भी उन पर भरोसा किया है, उनके कामों पर भरोसा किया है। और उससे हम लोगों का दायित्व भी बढ़ता है कि हम जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो एक एक वोट दिया है, उनके एक एक वोट ने जो हमको ये काम करने की ताकत दी है, ये काम करने का अवसर दिया है, हमने भी संकल्प लिया है कि हम एक एक वोट का प्रत्युत्तर, एक एक वोट का जो उनका धन्यवाद है, एक एक विकास की ईंट लगाकर उसको ऊपर ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यूथ हैं, यूथ के सपने, यूथ की आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले लेकिन एक खबर आई सेवा चयन आयोग में घोटाले की, पेपर लीक मामले की, यूथ आहत हुआ, आपने तुरंत कार्रवाई की, कई लोग अरेस्ट किए गए। भविष्य में इस तरह की चीज़ें न हो, इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बनाया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और ये नौजवानों से, युवाओं से, हमारे बेरोजगार भाइयों से जुड़ा हुआ, बेटियों से, बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और ये मामला बहुत गंभीर है। इसको लेकर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो लोग भी इसके पीछे हैं, जब तक एक एक को जो है हम लोग सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे, तब तक हम लोग जो है ये जांच को जारी रखेंगे। दूसरी बात, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए इस जांच के तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कोई कितने बड़े हाथ वाला क्यों न हो, उसको इसमें जो दोषी होगा उसको अंदर जाना पड़ेगा, उसके किए की सज़ा उसको मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन परीक्षार्थियों ने उसमें भाग लिया है, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी परीक्षा दी है, उनको भी कोई अहित नहीं होने देंगे। किसी प्रकार का उनका नुकसान न हो, उसका भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। और अगर अन्य संस्थाओं की भी हमें इन एग्ज़ामों को आगे बढ़ाने में अगर मदद लेनी पड़ेगी तो हम मदद लेंगे, क्योंकि हम उनका अहित नहीं होने देंगे। जो बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, वो लोग सही समय पर अपने एग्ज़ाम दे पाएँ, उनकी परीक्षाएं संपन्न हो पाएँ, उसका भी हमने पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ के लिए, और बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसकी तह तक हम लोग पहुँचेंगे हर कीमत पर। यूथ से ही जुड़ा एक सवाल आपसे है। कहते हैं कि इस पहाड़ पे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ नहीं ठहरती। मेरा मतलब पलायन और रोजगार की समस्या से है। आप किस तरीके से इन दो इशू को, जो इस पहाड़ी और खूबसूरत राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये पहले की बात है कि जब लोग कहते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब पहाड़ का जो नया युवा है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप के क्षेत्र में देखिए, या इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखिए, होम स्टे जैसी योजनाओं के क्षेत्र में, स्वरोजगार से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं, उन सब पर आज यहाँ का नौजवान युवा आके काम कर रहा है। और मोदी जी ने जो देश की जनता के अंदर एक विश्वास जगाया, 2014 से पहले देश के अंदर एक मायूसी थी, एक निराशा थी, लोगों के हाथ में सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, उसको उजाले की ओर ले जाने की ओर, आशा की किरण दिखाने का काम उन्होंने किया है। तो वो जो देश में चलन चला है, उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलने वाला राज्य है, इसलिए उत्तराखंड के युवा भी आगे बढ़े हैं। और अब उत्तराखंड के युवा केवल अपने रोजगार की बात नहीं करते हैं, धीरे धीरे अब इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाए हैं कि स्वयं का रोजगार तो करेंगे ही करेंगे, और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है बिल्डिंग न्यू उत्तराखंड। आपने अपने सपनों की बात की, आपने संकल्प लिया है कि साल 2025 तक हम उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और मुझे खुशी होगी कि हम इस प्रोग्राम का नाम नंबर 1 उत्तराखंड रखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। साल 2025 में हम आपके साथ फिर भव्य और शानदार कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था को, इस सपने को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, अभी इस पर लगातार हम लोगों का मंथन जारी है। चाहे जीएसटी का संग्रहण हो, कर संग्रहण हो, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, फलों का और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। हम उस सब पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी पहले ही शुरू में आपको बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में हम नई जो हमारी पॉलिसी है उसको ला रहे हैं, जिससे कि हमारा आने वाले समय में यहाँ जीएसटी बढ़े, कर संग्रहण बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर एक्साइज है, माइनिंग है, इन सभी क्षेत्रों में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। और हाइड्रिल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में मैंने कहा कि 6000 एकड़ ज़मीन हमने जो है लैंड बैंक के रूप में चिन्हित की है। उन सभी पर हम तेज़ी से काम करेंगे, लोगों को यहाँ आमंत्रित करेंगे। हर होम स्टे जैसी जो योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ पर आर्थिकी और आजीविका दोनों के लिए एक वरदान साबित होगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। हर क्षेत्र में हम संभावनाएं तलाश रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड देश का हर आदमी आना चाहता है। और मैं जब भी इंडस्ट्री के लोगों के बीच में गया तो मैंने कहा, जिनकी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, आप सारे के सारे जो उद्योग समूह यहाँ चलाते हैं, उनके कार्यक्रमों में मैं गया, उन्होंने हमको 100 से भी ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़रूरत, उनकी जो समस्याएं थी बताई। हमने सभी पर काम कर दिया। और हम जब वो मेरे को धन्यवाद देने आए तो बोले कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैंने कहा, मैं आपसे केवल अपेक्षा रखता हूं कि आप आने वाले समय में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोगों को बताइए पूरे देश के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा माहौल बन रहा है। और पिछले दिनों में देश के विभिन्न कोनों पर जहाँ भी गया तो उद्योग समूह के बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं। उन सभी ने कहा है कि एक एटमॉस्फेयर उत्तराखंड के अंदर बना है, पॉजिटिविटी आई है, हम सब लोग आ रहे हैं। सबके सहयोग से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, सबका सहयोग चाहिए और हर प्रकार से उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर उनका स्वागत करेगी, जो भी यहाँ पर अपना काम करना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो। मुख्यमंत्री जी, पहाड़ पर सबसे बड़ी चुनौतियां कई हैं और कनेक्टिविटी की चुनौती बहुत बड़ी है, खासकर रेल लाइन बिछाने की चुनौती बहुत है। अभी हाल ही में आपने अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात भी की थी, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उस पर? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर की रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। लगातार टनल बनाई जा रही है, लगातार बीच से जो है रेल जाने का रास्ता बनाया जा रहा है और आने वाले मैं समझता हूँ 2024-25 तक वो काम पूरा हो जाएगा। दूसरी, इसी तरह से जहाँ हमारी कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जाएगी ऋषिकेश से, दूसरी रेल लाइन जिसके लिए मैंने अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी हल्द्वानी में, संकल्प लिया था कि टनकपुर से लेकर बागेश्वर रेल लाइन, और वह लाइन है 155 किलोमीटर की। उसके लिए भी ब्रॉड गेज सर्वे का काम प्रारंभ होने वाला है, उसका भी पैसा हमारे यहाँ आ गया है। अन्य जो देहरादून से हमारा हरिद्वार को जाने वाली रेल लाइन है, उसके दोहरीकरण की बात है, उसके लिए भी लगभग हमको स्वीकृति मिल गई है। इसी प्रकार से देवबंद रुड़की रेल लाइन को भी जो है मंजूरी के लिए मैंने अनुरोध किया है, उसकी भी मंजूरी लगभग हो चुकी है। इसी प्रकार से ऋषिकेश से उत्तरकाशी उस रेल लाइन के भी सर्वे के लिए जो है सहमति बन गई है, उस पर भी सहमति होगी। और भी जो कुछ नई ट्रेनें यहाँ से चलाने के बारे में बात हुई है, चाहे वो हमारा पूर्णागिरी शताब्दी जो टनकपुर से चलकर दिल्ली जाती है, उसको भी मैंने कहा है कि उसका कुछ समय कम कर दें। इसी प्रकार से काठगोदाम देहरादून जो एक्सप्रेस चलती है, वो सप्ताह में भी 5 दिन चलती है, उसको मैंने 7 दिन चलाने का अनुरोध किया है। उस पर भी माननीय मंत्री जी ने पूरा हमें भरोसा दिया है कि 7 दिन चला देंगे। तो कनेक्टिविटी अच्छी हो और लोगों का आवागमन अच्छा हो, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ हो सकती हैं आने जाने के लिए लोगों के लिए, उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री साहब, अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आपके सामने आई थी। देहरादून और आसपास के इलाकों में आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति थी, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। तो वहाँ एक तस्वीर थी कि आप राहत और बचाव के काम में खुद फ्रंट पर आकर आप ये सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे और हेल्प भी कर रहे थे। ये तो आप कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपका सिस्टम, आपके अफसर भी इतने प्रोएक्टिव हैं? देखिए, सिस्टम की एक हायरार्की होती है और उस हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है, अगर वो स्वयं जीरो ग्राउंड पर आ जाता है, ग्राउंड जीरो पर उतर जाता है, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग करते हैं। जब मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ के सारे अफसर अच्छा करेंगे, राज्य के लोग अच्छा करेंगे, जनप्रतिनिधि अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे चलने की जिम्मेदारी दी है। जब मुझे आगे चलने की जिम्मेदारी दी है तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि मैं आगे चल के सभी को बताऊं कि भाई इस रास्ते पर हमको चलना है। तो एक रास्ता हम लोगों ने अख्तियार किया है और अच्छा, अभी चूँकि घटना बहुत बड़ी है, बहुत नुकसान हुआ है, अभी 13 लोग उसमें से हमारे लापता थे, जिसमें से 6 लोगों को अभी हम लोग रिकवर कर पाए हैं। साथ ही साथ कई घरों पूरी तरह से मलबे में आ गए हैं, घर बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, मवेशी बह गए हैं, पुल बह गए हैं। तो सभी का हम लोग एक तरह से आकलन कर रहे हैं। राहत के बचाव के कार्य, आज भी मंत्रिमंडल की हमारी बैठक हुई है, हमारे सभी लोगों ने, हम लोगों ने बहुत इस पर मंथन किया है कि जैसे कैसे भी हो पुनर्वास और आपदा राहत का काम हम तेज़ी से करेंगे और सभी लोगों को जो भी सहायता सरकार कर सकती है हम करेंगे उसमें। 2 बातें हैं मुख्यमंत्री जी, एक तो जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। दूसरा, जो 4 धाम यात्रा हुई है उसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार आए हैं, ये एक अच्छी बात है। तो आपको लगता है क्या कि बाकी, क्योंकि संभावनाएं उत्तराखंड में बहुत हैं, तो लगता है क्या कि अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सकती है अगर बाकी जगहों पर भी ऐसे देखने को मिले? देखिए, 4 धाम यात्रा इस बार हमारी जो है रिकॉर्ड तोड़ हुई है अभी तक। और जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी इस बार, क्योंकि ये यात्रा 2 सालों बाद हो रही थी और हर क्षेत्र में आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों से बाहर आना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का घरों में लंबा समय बीत गया तो सारे के सारे लोग बाहर आते। तो देवभूमि उत्तराखंड में जब यात्रा प्रारंभ हुई इस बार, तो मैं सच बताऊं तो जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे कहीं ज़्यादा लोग आना शुरू हुए। जहां केदारनाथ में हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 13,000 15,000 है, वहां पर 25,000 लोग एक दिन पहले दिन पहुंच गए। जहां -डिग्री तापमान होता है, लोगों को छत नहीं मिल पा रही थी। किसी तरह से रात को सारे इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन ने किए, हम लोगों ने किए। तो ये बहुत चुनौती का काम था, लेकिन सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया और हमने तीर्थयात्रियों से भी, श्रद्धालुओं से भी अनुरोध किया कि आपका जब तक रजिस्ट्रेशन न हो तब तक आप यात्रा प्रारंभ न करें। और बाबा केदार की कृपा से, बाबा बद्री विशाल की कृपा से, हमारे यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से अभी तक हमारे 30 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं। और जो अभी श्रावण मास में कांवड़ यात्री आए थे, 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री भी गंगा जी का जल लेकर यहाँ से जा चुके हैं। और हमने कोशिश करी कि इस बार जहाँ 4 धाम यात्रा अच्छी हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सरल हो, सुगम हो, आसान हो, वहीं कांवड़ यात्रा में भी हमने जो है इस बार पहली बार यहाँ से बजट की व्यवस्था करी राज्य सरकार की तरफ से। और सारे इंतजाम को मैंने स्वयं देखा, मैं तैयारी बैठक में भी गया और अच्छा लगा कि सारे कांवड़िए जब यहाँ से गए तो सबके सब जो है प्रसन्न मुद्रा में गए। उन सबका जो पुण्य है कुछ न कुछ हमारी देवभूमि उत्तराखंड को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, आस्था के इस अर्थशास्त्र का सीधा संबंध आपकी अर्थव्यवस्था से है। सुविधाएं बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है सुविधाएं, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कैसे कैटर करेंगे, कैसे इस पोटेंशियल को ग्रैब करेंगे? नहीं, देखिए, हमको तो ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यहाँ
जहाँ चार धाम हैं, वनों से आच्छादित ये हमारा प्रदेश है, नदियों से आच्छादित है, पूरा प्रकृति का केंद्र है, धर्म, अध्यात्म, गंगा जी का प्रदेश, यमुना जी का प्रदेश। तो यहाँ की जितनी संभावनाएं, हम उन सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाओं से, भगवान के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, जहाँ आज चार धामों में हमारे यहाँ तेजी से, देखिए अभी आप केदारपुरी जाएंगे तो आपको बदला हुआ नज़ारा दिखेगा, भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी। आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर मास्टर प्लान पर तेजी से अभी काम प्रारंभ हो गया है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो धीरे धीरे जो आपको पूरा दिन लग जाता था, कई घंटों लग जाते थे, अब 6 से 7 घंटे में आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुँच जा रहे हैं। तो इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। इसी प्रकार से कुमाऊं क्षेत्र में हमने मानसखंड कॉरिडोर का जो संकल्प लिया है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आस्था ही जो है हमारा आर्थिकी का प्रमुख आधार बनेगी और भगवान की कृपा से हम लोग इस क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, अब कुछ आरोपों की बात करते हैं। उपलब्धियों की बात हमने काफ़ी कर ली। विपक्ष आरोप लगाता है कि उत्तराखंड का फैसला दिल्ली से होता है। क्या ये सियासी स्टंट है या थोड़ी बहुत सच्चाई है? चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो जनता का जनादेश को अभी भी जो है उसको सिरोधार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसी मनगढ़ंत बातें करते हैं। उनको समझना चाहिए कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो कामों के आधार पर दिया है, वो फैसलों के आधार पर दिया है और उत्तराखंड के आगे के भविष्य के आधार पर दिया है। और वो अपने अभी भी जो है वो अतीत की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर 75 साल आज़ादी के हो गए और इन 75 सालों की हम बात करें तो 75 सालों में से 55 साल से भी ज़्यादा समय तक देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा है, एक ही परिवार का शासन रहा है। और हम लोगों ने इस जो परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से निकालने का काम मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकासवाद के रूप में सामने लाने का काम हुआ है। तो इसलिए विपक्षियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और विपक्ष में है तो कुछ तो कहेंगे। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, बहुत छोटे छोटे ग्रुप में कांग्रेस काम कर रही है, तो कांग्रेस की ये कमजोरी से आनंद आता है या आप मजबूत विपक्ष चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस और कोहराम दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और जहाँ तक उनकी गुटबाजी है, उनके यहाँ गिरोहबंदी है, ये उनके अपने परिवार का मामला है। उनके शीर्ष नेतृत्व देखे, हमें तो उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उत्तराखंड की जनता के हित में काम करने हैं और जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा वो करना है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब अगली चुनौती मुख्यमंत्री जी 24 की है और नई टीम भी तैयार हो गई है। स्पेशल 34 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कितना कमाल होगा इस बार, या फिर आप देखिए आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं, किस तरह से वो चुनाव लड़ी, तो ये सारे फैक्टर कितने काम करेंगे? नहीं, पूरी तरह से देखिए, जो 22 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, प्रचंड अपना आशीर्वाद दिया है और 24 में भी देगी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नई टीम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में तैयार हो गई है और उस टीम में सभी अनुभवी लोग हैं, सभी अच्छे हैं, संगठन के जानकार हैं, सब लोग मिलकर, और हमारी पार्टी की तो आत्मा ही हमारे कार्यकर्ता हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर आज हम हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, इसलिए मुझे ज़रा सा भी संदेह नहीं लगता कि जहां 2022 में हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जहां कमल खिला है, 24 में बम्पर कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री जी, किसी भी राज्य के लिए ना मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। सड़क पे आपने काम किया है, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई हैं, मैंने खुद देखा है। कहीं कहीं पर दिक्कतें हैं। अभी हालांकि कांग्रेस पार्टी आरोप ज़रूर लगा रही है कि चारधाम यात्रा में
आपदा आई, वहाँ पे बारिश हुई और सड़कें बह गई, उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कैसे आपने प्लानिंग की है और आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि पहाड़ पर हमेशा से ये सवाल बना रहा है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं अभी। जहाँ हमारी सरकार 2017 से 2022 तक थी, डॉक्टरों की संख्या 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ाई गई। 3 गुना डॉक्टर ज़्यादा आए थे। पहले अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते थे, धीरे धीरे डॉक्टरों की व्यवस्था की है, अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की है। और कोरोना महामारी भी इस दौरान बीच में आई, तो कोरोना महामारी के दौरान जहाँ अवस्थापना सुविधाओं में मैं कहूँ कि 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, सैकड़ों गुना अवस्थापना सुविधाएं बढ़ी हैं। चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर हों, कंसंट्रेटर हों, या आईसीयू बनाने की बात हो, छोटे बच्चों के आईसीयू हों, पीकू और नीकू आईसीयू बनाने की बात हो हर अस्पताल में, या ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने 2007 प्रकार की जांचों को मुफ्त में हमने कराने का निर्णय लिया है। और देश के अंदर जो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना को हम लोगों ने कोशिश की है कि उत्तराखंड के जन जन तक इसको लाभ मिले, और उसमें 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक उस योजना का लाभ मिल चुका है। हम इस पर काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हर छोटे से छोटे सेंटर पर भी सुविधाओं का लाभ मिले। जहाँ हमारा एलोपैथ बढ़े, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ें, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ें, वहीं आयुष और हमारा जो पुराना है होम्योपैथी है, उस क्षेत्र में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा काम हो। और जहाँ शिक्षा की बात है, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड के अंदर हमने प्रारंभ कर दिया है। इस बार जुलाई माह में हमने इसको यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, और 2030 तक पूर्ण रूप से जो नया शिक्षा नीति का पूरा स्ट्रक्चर है, हमने उसका एक लक्ष्य लिया है कि इन 10 सालों में, इन 8 सालों में हम पूरी तरह से उसको लागू कर देंगे। उसके लिए धीरे धीरे जो नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार की व्यवस्था है, अभी बाल वाटिकाएँ 4000 से भी ज़्यादा बाल वाटिकाएँ हमने एक साथ प्रारंभ की हैं, प्रवेशोत्सव है, कौशलम है, जो तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं नई शिक्षा नीति में की गई हैं, उन सबको यहाँ पर हम लागू कर रहे हैं। अनेकों स्कूल जो बहुत सारे चलते हैं, उन स्कूलों को अच्छी सुविधाएं एक स्थान पर मिले, आने जाने की सुविधा मिले, उस दिशा में हमारा पूरा प्लान तैयार है। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में टूरिस्ट बहुत आते हैं, और यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर आपने क्या सोचा है कि उत्तराखंड से कनेक्टिविटी अगर हो जाए या फिर और सुविधा हो जाए तो इसमें बढ़ावा मिलेगा? जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं सड़क मार्ग से प्रारंभ करता हूँ। सड़क मार्ग, आप दिल्ली से अभी आते होंगे, अगर सड़क मार्ग से आए होंगे तो पहले 8 घंटे 9 घंटे लगते थे, कभी 10 घंटे भी लग जाते थे। आप जाम में फंस जाते थे मोदी नगर से लेके गाजियाबाद तक और मेरठ तक। अब ये जो दूरी है मात्र 4 घंटे में, कभी कभी तो मैं कहूँ कि 3.5 और 3 घंटे में पूरी की जा रही है। आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होगी, अधिकतम 2.5 घंटे में। एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है और कुछ ही सालों में जो है वो रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, और एक दिन मैंने किसी कार्यक्रम में कहा कि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की फ्लाइट ही बंद हो जाएगी, और 4 धाम की जो सड़कें हमारी वो बन गई हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं। अब यहाँ से देहरादून से हरिद्वार जाते हैं, पहले घंटों लगते थे, 45 मिनट में पहुँच रहे हैं। उससे आगे हम ऋषिकेश से अगर 4 धाम की यात्रा पे निकलते थे तो बद्रीनाथ जाने तक पूरी सवेरे चलते थे, शाम को पहुँचते थे। 14 घंटे 15 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे 7 घंटे में पहुँच रहे हैं। दूसरे रूट पर हम जाएंगे यहाँ से हरिद्वार से काशीपुर जाने के लिए, अब से 2 से 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। उसमें भी कम दूरी होने वाली है। बीच में एक पैच हमारा पहले अगर हम हरिद्वार से जाते थे तो नजीबाबाद से हमको कोतवाली होते हुए नगीना और धामपुर होते हुए जाना पड़ता था। अब वहाँ भी 45 किलोमीटर का हमको बाईपास नजीबाबाद से सीधे अब जलगढ़ का मिल गया है। लगभग 45 मिनट 1 घंटे की दूरी वहाँ भी कम होने वाली है।
तो हर क्षेत्र में उधर और आगे चले जाएं तो रुद्रपुर से रुद्रपुर में बाईपास बन रहा है, लोगों को शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। रुद्रपुर से अगर दिल्ली की तरफ जाएंगे तो रामपुर में जो है बाईपास बन रहा है, रामपुर बाईपास बन जाएगा, मुरादाबाद बाईपास बन जाएगा, हल्द्वानी में बन जाएगा। तो सारे ही स्थानों पर ये कनेक्टिविटी रोडों की अच्छी हो रही है। उधर पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड बन चुकी है। अभी कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली जो सिमली से हमारा ग्वालदम होते हुए जौलजीबी तक बागेश्वर होते हुए 288 किलोमीटर का जो मार्ग है उसका टू लेन का हमने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से हल्द्वानी हमारे काठगोदाम से लेकर कर्णप्रयाग तक का जो मार्ग है वह भी जो है प्रस्तावित है, जल्दी उस पर भी काम शुरू होगा। तो ऐसे सड़क कनेक्टिविटी को पूरी तरफ से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, उसके साथ साथ भारतमाला श्रृंखला में जो है इस पर काम हो रहा है। इसी तरह भारत सरकार अभी पर्वतमाला लाई है। पर्वतमाला का भी अधिकांश जो लाभ है हमारे प्रदेश को मिलने वाला है। अनेकों स्थान रोपवे से जुड़ने वाले हैं, उनके भी अनेक प्रस्ताव हमारे चल रहे हैं। कुछ प्रस्ताव पूरे होने की दिशा में। अभी सुरकुंडा मैया में अभी हम लोगों ने रोपवे का काम प्रारंभ कर दिया है। रोपवे से अभी मुझे 2 दिन पहले कुछ श्रद्धालु मिले थे, बाहर से आए थे कहीं से, तो धन्यवाद दे रहे थे कि हमने जो है सुरकुंडा मैया में रोपवे से जो है दर्शन किए। तो ऐसे अभी आने वाले समय में केदारनाथ हो या हेमकुंड साहब हो, वहाँ पर हम केबल कार से दर्शन कर पाएंगे, वहाँ जा पाएंगे। उस दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। हवाई कनेक्टिविटी जहाँ देहरादून से आज देश के सभी शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी लगभग हो चुकी है। आने वाले समय में कुछ हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हमारा बने, और उसके लिए कुछ ज़मीन इत्यादि की कुछ फॉर्मेलिटी है, कुछ वन विभाग की कुछ अनापत्ति अभी नहीं मिली है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पंतनगर का जो हमारा हवाई अड्डा है वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए भी कुछ ज़मीन की आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें कुछ कन्फ्यूजन था, नई जगह बनेगा कि पुरानी जगह बनेगा। तो मैं कल ही मिला हूँ माननीय मंत्री जी से और हमने अनुरोध किया है कि जो भी संभावना हो सकती जल्दी से जल्दी उस पर भी निर्णय हमारा होने वाला है। पिथौरागढ़ के लिए कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जो हमारी है उसके साथ हमारी बैठक हो चुकी है। उसको चलाने पर भी हम लोग चूँकि डुअल मोड पर उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर जो है उसको चलाएंगे। इसी प्रकार से 2 छोटे हवाई अड्डे हमारे, छोटी हवाई पट्टियाँ चिन्यालीसौड़ और गौचर, उसके लिए भी हमने कहा है कि इनको भी चलाया जाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हमारा काम हो रहा है। तो हमारा और हेली सेवा में उड़ान सेवा हमने यहाँ प्रारंभ की है। अभी कभी बीच में थोड़ा उसमें प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन माननीय मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि इस हेली सेवा को जो है अनवरत रूप से चालू रखा जाए, और उन्होंने पूरे अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जितने भी लोग यहाँ आएँ उत्तराखंड, उन सभी को आवागमन की अच्छी सुविधा हो, चाहे हवाई हो, चाहे रेल हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो। हम तीनों ही दिशा में काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो हमने संकल्प लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को वो कैसे उनके शिवरूपी शब्द थे उनके मुंह से निकला कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आज वो साक्षात धरातल पर सच हो रहा है। जहाँ 4 करोड़ कावड़ यात्रा में कावड़ शिव भक्त यहाँ आ चुके हैं, वहीं 30 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मंच से आपने लगभग सभी विषयों को छुआ। सेहत की बात की, आवास की बात की, रोजगार की बात की, अपने सपनों की बात की। अब आखिर में एक सवाल करना चाहते हैं। संस्कृति, कला, म्यूज़िक के मामले में अपना उत्तराखंड काफ़ी समृद्ध है। तो कला और संस्कृति के विकास में यहाँ के फोक डांस, फोक म्यूज़िक को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पर मैं कहूँ कि कला और संस्कृति का केंद्र ही हमारी ये भूमि है, और इस भूमि में हमने सभी इस क्षेत्र में भी चूँकि इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, लोक भाषा के कलाकार हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पर हम ऐसे कार्यक्रम चलाते रहते हैं। और हमने इसमें सभी का हमने कहा है कि जिनके भी सुझाव
इसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, भाषा की, संस्कृति की, कला की, पुराने जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, उन सब को सजोने के लिए उनकी स्मृति में भी जो हमारा यहाँ का सूचना विभाग है, अन्य विभाग है, वह भी काम करेगा। और ऐसे पुराने कलाकार, पुराने साहित्यकार, पुराने कवि जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में काम किया है, उन सब की स्मृतियाँ हमारे बीच में रहें, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और जो नवोदित हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम उस दिशा में भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल बस, आप चूंकि युवा हैं, आश्वासन देना चाहेंगे? बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे, यूथ सुन रहा होगा, उत्तराखंड का युवा बाहर नहीं जाएगा? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा राज्य 22 साल का हो गया है, 22वें साल में अब नवंबर में पूरे हो जाएंगे। आने वाले समय में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, आज कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज हमारा देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और उत्तराखंड भी, चूँकि जहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, सैन्य भूमि है, उत्तराखंड के लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो वो सब लोग आगे आएंगे, काम करेंगे। और हम सबके काम के बल के आधार पर, सरकार परिपूर्ण नहीं होती है, सरकार एक व्यवस्था है। और कोई ये, मैं इतनी सारी बातें आपके साथ कर रहा हूँ, आप इतने सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दिया। तो ये केवल मेरा उत्तर नहीं है, ये यात्रा केवल मेरी यात्रा नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की ये सामूहिक यात्रा है। और इस सामूहिक यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उसके अंतिम स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, जो स्टेशन तक हमको जाना है उस स्टेशन तक जाने के लिए सबको सामूहिक रूप से चलना होगा, सबको कदम से कदम मिलाना होगा, कंधे से कंधा मिलाना होगा, एक भाव से एक में होकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के अंदर ईश्वर द्वारा प्रदत्त भगवान की कृपा से सभी प्रकार के संसाधन हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जहाँ एक तरफ हमको प्रकृति द्वारा इतनी अपार हमें उपहार मिला हुआ है, इतनी देन मिली हुई है, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, वहीं हमको देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व भी मिला हुआ है जो उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड से जिनका विशेष प्रेम है, विशेष प्रकार का लगाव है। और वो स्वयं कहते हैं कि उत्तराखंड के साथ मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। तो निश्चित रूप से जहाँ उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद और उनका नेतृत्व मिलेगा, वहीं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का साथ मिलेगा। तो हमने जो लक्ष्य लिया है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अंत में मुख्यमंत्री जी के सपनों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, उत्तराखंड की आकांक्षाओं के साथ अपने को जोड़ते हुए, मैं यही उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड, ये अपना प्रदेश जब 25वें साल में प्रवेश करे तो हमारे इस इवेंट का नाम नंबर 1 उत्तराखंड हो। थैंक यू बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बेबाकी से यहाँ पर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सवालों के जवाब दिए।